Hello everyone in the Ansakari, and today we will understand and look about the plate movements. तो जब हम बात मूवमेंट तो कौन सी प्लेट की बात हो रही है? ये हो रही है जो हमारे लिथोस्फेयर के नीचे जो हमारी प्लेट्स होती हैं, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट से बोलते हैं, वो किस तरीके से मूव करती है, क्या उनके फैक्टर्स हैं, क्या उनके पीछे थ्योरीज दी गई हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी है इन प्लेट के टेक्टोनिक शिफ्टमेंट के बेसिस की, वह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। किसने दी? एल्फ्रेड वैगनर ने 1915 के अंदर दी। इन्होंने कहा कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये बताती है कि किस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है क्रस्ट की लेयर्स का, जो प्लेट्स का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है अक्रॉस द ग्लोब। तो उनका जो रिलेशन है, एक कॉन्टिनेंट के नीचे जो प्लेट है, दूसरे के नीचे जो प्लेट है, आपस में किस तरीके से वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है। यहाँ पर दिया भी हुआ है कि जो साउथ अफ्रीका है, अगर साउथ अफ्रीका की मिरर, जो साउथ अफ्रीका की जो इमेज अफ्रीका की प्रेजेंट की, उसका भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से समझा जा सकता है। 400 मिलियन मतलब ऐसा बोला जाता है कि जो ओवर लैंड ऑफ अर्थ, वो पहले जो था, जब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, तो हम देखते हैं कि पहले जो लैंड पार्ट था वो कलेक्टिव एक जगह पर था। तो उसको बोला जाता था सुपर कॉन्टिनेंट, जिनको पेंजिया का नाम भी है। और पेंजिया ग्रीक, जो ग्रीस बोलते हैं, ग्रीस कंट्री के अंदर इसको पेंजिया का नाम दिया गया था कि पूरा जो लैंड सरफेस का एरिया है वो पेंजिया होगा। इसके अलावा जब हमने देखा कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होना शुरू हुआ, तो 200 मिलियन साल के बाद वो टूटना शुरू हुआ। जब वो दो पीसीस के अंदर टूटता है वो कॉन्टिनेंटल एरिया, तो ऊपर वाला जो नॉर्दर्न पार्ट है उसका नाम रखा गया लोरेशिया, और जो नीचे वाला पार्ट था, साउथ जो पार्ट था, उसका नाम रखा गया गोंडवाना लैंड। तो हम देखते हैं यूरेशिया, लोरेशिया, तो वो यूरेशिया टर्म भी कहीं ना कहीं लोरेशिया से ही इवोल्व हुआ। इसके अलावा फिर ये जो दो कॉन्टिनेंट हमने देखे, फिर इनका भी ब्रेकअप हुआ। जब हम बात करते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आया, उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन आया, तो यूरोप आया, आर्कटिक आया। तो ये सारा जो टूटा आपस में, ये क्यों टूट रहा है? क्योंकि नीचे सरफेस के नीचे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है, यानी बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्रेशर जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं हॉरिजॉन्टली, एक दूसरे से अलग हो रही हैं। और जब वो अलग हो रही हैं तो इसकी वजह से जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है वो राइज कर रहा है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, जो जिसमें हमने देखा पहले एक से दो बने, दो से फिर अलग बने। करियो सिक्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं वाया मैप कि किस तरीके से जो पेंजिया है वो पूरा एक कॉन्टिनेंट एक ही जगह पर था, लगभग सिमिलर। और यहाँ पर हम एक थ्योरी की और बात करेंगे, जिसके अंदर बात की जाती है कि अगर आप कंप्यूटर से मैपिंग करें पूरे वर्ल्ड की, जहां पर कॉन्टिनेंट है, तो आप देखेंगे कि सिमिलर लाइन ऑफ उनका बाउंड्री है। मतलब अगर आप जिग जैग पैटर्न के तहत, जैसे हम गेम भी हम वो कार्डों को भी लगाकर देखते हैं, बचपन में छोटे जो थे जब लगाकर देखते थे, एक कार्ड के अंदर एक लगाओ तो पूरी एक फोटो बन जाती थी। तो उस तरीके से अगर आप कंप्यूटराइज इसको सेटअप करेंगे, तो जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की शेप है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती चली जाएगी, और वो दोबारा से एक कॉन्टिनेंट के रूप में हमें दिखेगी। तो हमने देखा 225 मिलियन साल पहले की बात, तो सब कुछ एक ही जगह पर था लगभग। उसके बाद हमने देखा 150 मिलियन साल के बाद अलग हुआ, नॉर्दर्न में लोरेशिया आया, साउदर्न में गोंडवाना आया। फिर दोबारा से 100 मिलियन यानी 50 साल, उसके 50 मिलियन साल बाद अलग अलग कॉन्टिनेंट बट गए, जिसमें कि हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया एक साथ, अफ्रीका एक, इंडिया, ऑस्ट्रेलियन, एंटार्क्टिका एक। और आज के टाइम पर भी, और हम काफी सालों से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अभी का हम वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड फिजिकल मैप की बात करते हैं, तो उसमें अलग अलग हमारे यहाँ लगभग 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें नॉर्थ, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो सबसे यंगेस्ट है, जिसका फ्रेगमेंटेशन हुआ, जिसकी वजह से जो इंडियन प्लेट है उसका नॉर्दर्न मूवमेंट शिफ्ट हुआ, यूरोप से जाकर टकराई, कोल्ड माउंटेन क्रिएट हुई, हिमालयन आ गई, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट वहीं पर रह गई। तो अब इन्होंने बोला है कि जो ड्रिफ्टिंग हो रही है, इसके पीछे भी तो कोई फोर्स रही होगी। तो यस, रही होगी। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है पोल फ्लिंग फोर्स। यानी जब हम बात करते हैं इक्वेटर की, तो इक्वेटर के ऊपर हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसका एब्सेंस रहता है। और जो इक्वेटर से ऊपर का रीजन है टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, और साउथ में टुवर्ड्स साउथ पोल, वहां पर हमें जो रोटेशन होती है अर्थ की, उस रोटेशन से एक फोर्स क्रिएट होती है। यानी
जब वो अपने एक्सिस पोल के ऊपर पूरा ग्लोब ऐसे घूम रहा है, तो उसके बाद वो जब वो घूम रहा है तो एक फोर्स जनरेट हो रही है, उसका नाम है पोल फ्लिंग फोर्स। और वो फोर्स क्यों जनरेट हो रही है? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो धरती की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो उसको प्रेशराइज कर रही है, उसको हम बोल सकते हैं क्रिएट करने में उसकी मदद कर रही है, जिसकी वजह से जो ग्रेविटी है उसका आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। तो ओशिक, इसको आप और सिंप्लीफाई करके बता दीजिए फर्स्ट पॉइंट। ओशिक। नहीं, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे तो बढ़ती जाएगी ना। हाँ, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इक्वेटर पर तो पूरा एब्सेंस होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड शिफ्ट करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ती चली जाती है। प्रवेश, यहाँ पे ये बोल सकते हैं, जैसे तुम बोल रहे हो इक्वेटर पे ये एब्सेंट है, इंस्टेड ऑफ सेइंग एब्सेंट ये बोल सकते हैं जो दोनों डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क कर रही है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही है, तो इसलिए नेट इफेक्ट 0 हो रहा है इक्वेटर के ऊपर। वी कैन से लाइक दिस, यस ऑब्वियसली। हम्म। इसके बाद अगर हम देखें कि वेस्टवर्ड ड्यू टू टाइडल करंट बिकॉज ऑफ अर्थ मोशन, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो हम देखते हैं कि जो अर्थ की जो मूवमेंट है वो वेस्ट टू ईस्ट है, यानी साइक्लिक नहीं है, एंटी साइक्लोनिक है। सो टाइडल करंट्स आल्सो एक्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जब हम बात करते हैं टाइडल करंट्स की, तो वो उनकी भी जो मूवमेंट होती, उनकी जो मूवमेंट है वो ईस्ट टू वेस्ट है। जो अर्थ रोटेट कर रही है वो वेस्ट टू ईस्ट है, और जो टाइडल करंट्स आएंगे वो ईस्ट टू वेस्ट आएंगे, जिसकी वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होती है दोनों के बीच। इन्होंने ये बोला कि जो आपका टाइडल फोर्स है, जो आपकी टाइड्स उठती है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उठती है, जिसमें मून जो है और जो अर्थ है और जो सन है, वो अलग अलग जो हमारे टाइड्स होते हैं, नीव टाइड्स होती हैं, स्प्रिंग टाइड्स होती है, जिसमें कि एक बार सन जो है और जो मून जो है वो एट द राइट एंगल डायरेक्शन पर होते हैं, एक बार तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो टाइड्स फोर्स में भी इनका एक मेजर रोल देखने को मिलता है। जब रोटेट करती है तो पोलर फ्लिंग फोर्स जनरेट हुई, और हमने देखा है कि इक्वेटर जो है वो बल्ज है, मतलब जो इक्वेटर है वहां पर हल्का सा फैलाव है हमारे ग्लोब का, जिसकी वजह से रोटेशन ऑफ अर्थ जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल हो जाता है इक्वेटर पर। तो बाय मिस्टेक वी आई हैव डन वन मिस्टेक, दैट इज ग्रेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट द इक्वेटर। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वहां पर नहीं होती, हम बोलेंगे ज्यादा होती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर, एंड दिस इंक्रीज इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैज लेड टू पोल पिंग। यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ, वैसे वैसे और बढ़ती चली जाती है। नहीं, यहाँ पे प्रवेश ये लिखा है कि इट इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर, तो जब पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो रही है। यस, हाँ, इक्वेटर पर ज्यादा होती है, और जब पोल हाँ, से इक्वेटर पोल की पे तरफ आ कम रहे है। हैं दोनों साइड से, तो ज्यादा हो जाती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो क्रिएट होती है अगेन वो इसी वजह से होती है, क्योंकि जो अर्थ का जो बल्जिंग शेप है, और जब वो रोटेशन कर रहा है अपने पोल पर, तो एक वो फोर्स जनरेट करता है जिसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो बल्ज है वो इक्वेटर पे है, इसी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ज्यादा इक्वेटर पर है, ना कि पोल पर है, ना कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर है, वहां पर कम है, लेकिन इक्वेटर पर वो बहुत ज्यादा है। मूव फॉरवर्ड। फिर हमने देखा है टाइडल फोर्स का रीजन क्या होता है। तो टाइडल फोर्स जो है अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है। किसका अट्रैक्शन? मून का, सन का और अर्थ। हमने देखा है कि जब अट्रैक्शन होती है मून की और सन की, तो उससे टाइड्स क्रिएट होती हैं समुद्र के अंदर, ओशियनिक वाटर के अंदर, जिनको हमने काफी चर्चा में भी की। स्प्रिंग टाइड्स होती हैं, नीप टाइड्स होती हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस आज ही हमने बात की, 7 दिन का डिफरेंस होता है। और हम देखते हैं कि डेली भी हाई हाई टाइड्स आती है, लो टाइड्स आती हैं, तो डेली भी हम देखने को मिलती है टाइड्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो वैगनर ने क्या कहा? वैगनर ने कहा कि ये जो फोर्सेस हैं, सेंट्रीफ्यूगल है, पोल फ्लिंग है, जब ये इतने सालों से अप्लाइड होती आ रही हैं अर्थ के ऊपर, पूरे ग्लोब के ऊपर, तो इसने कहीं ना कहीं एक शेयर इंपैक्ट छोड़ा उस कॉन्टिनेंटल पूरे लैंड मास के ऊपर, जिसकी वजह से जो लिथोस्फेयर के नीचे वाली लेयर थी वो कहीं ना कहीं आपस में ड्रिफ्ट होना शुरू हुई। दूसरी थ्योरी
जो कि इसी के अलाइनमेंट में है, वो है जिगसो, जिसकी अभी अभी हमने बात की कि अगर आप कंप्यूटराइज्ड एक मैप बनाएं और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को एक साथ ले आए, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, सारे कॉन्टिनेंट फिक्स हो जाएंगे। जब हम बात करें कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका की जो प्रॉक्सिमिटी अगर आप यूरोप के साथ लाएंगे, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ, तो बिल्कुल एक जैसा लैंड मास क्रिएट होगा। और साउथ अमेरिका को जब आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ लगाएंगे, तो उसकी जो इंडेंटेड बाउंड्री लाइन है वो इस तरीके की कि बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी उसके अंदर। तो जिगसॉ फिट थ्योरी यही बताती है कि जो कोस्ट लाइन है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की, अगर इन कोस्ट लाइन्स को आप मैच करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट फ्रेमवर्क के अंदर वो सेटल हो जाएगी। और यहाँ पर दिखाया भी गया है कि किस तरीके से अगर इनको आपस में जोड़ा जाए तो एक पूरा दोबारा से एक पेंजिया जो है लैंड मास क्रिएट हो जाएगा। तो जियोलॉजिकल फिट, तो जिग्सॉ फिट को हम जियोलॉजिकल फिट के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरीके से हमारा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, जब ये जिग्सॉ फिट के अंदर जुड़े, तो जियोलॉजिकल फिट ये बताता है कि जब ये आपस से अलग हुए बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, तो हम देखते हैं कि अगर आप इनके जियोलॉजिकल एलिमेंट्स को स्टडी करें, यानी साउथ अफ्रीका के अंदर जो चीजें मिल रही हैं ऑन द ईस्टर्न साउथ अमेरिका, एग्जैक्टली आपको सेम चीजें वेस्टर्न साउदर्न वेस्टर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर देखने को मिलती है। तो ये प्रूव करता है कि दोनों कॉन्टिनेंट एक टाइम पर सेम थे, लेकिन बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट मूवमेंट जब ये अलग हुए तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन हो गया। लेकिन आज के टाइम पे भी हमें देखने को मिलता है कि जो नियर बाय एरिया है, अगर हम ईस्टर्न साउथ अमेरिका की बात करें और वेस्टर्न अफ्रीका की बात करें, तो सिमिलर टाइप्स ऑफ रॉक्स मिलते हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स मिलते हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ ग्रेन्स मिलते हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी है, जो हमारी जिग्सॉ फिट की थ्योरी है, और जो हमारी जियोलॉजिकल फिट के अंदर एजम्पशन दिए गए हैं, वो प्रूव कर रहे हैं कि देयर वाज ओनली वन लैंड मास एंड दैट वाज पेंजिया बिफोर 250 मिलियन ईयर्स अगो। इसके बाद है टेक्टोनिक फिट। तो टेक्टोनिक फिट, जियोलॉजिकल फिट के अंदर हमने बात की जियोलॉजिकल रिसोर्सेज सेम मिल रहे हैं, लेकिन टेक्टोनिक फिट के अंदर है कि टेक्टोनिक प्लेट्स का जो ड्रिफ्ट हुआ है उसकी वजह से जो पहले ही टेक्टोनिक मटेरियल वहां पर थे, जैसे कि माउंटेन्स हैं, सैंड है, लैंडफॉर्म्स हैं, वो भी सिमिलर हैं। तो फ्रैगमेंट ऑफ एन ओल्ड फोर्ड माउंटेन बेल्ट वाइडली सेपरेटेड कॉन्टिनेंट टुडे, यानी आज के टाइम पर अगर आप लोरेंशियन और बाल्टिका इन दोनों के बीच का जो एरिया देखें, तो वहां पर आपको सिमिलर फॉर्म ऑफ टेक्टोनिक मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। अगर हम बात करें फोल्ड माउंटेन जिसका नाम है कैल्सिडोनियन, तो वो कहाँ कहाँ पर मिलती है? ग्रीनलैंड पर मिलती है। अब ग्रीनलैंड आपका कहाँ पर है? ग्रीनलैंड आपका अटलांटिक ओशन में, कनाडा, आयरलैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया। आप देखिए कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया, ये सारी जो है आपकी नॉर्थ सी और जो आपका यूरेशियन कॉन्टिनेंट है उसकी बात हो रही है, और कनाडा, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, ये आपका नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है। तो दोनों के अंदर बिल्कुल सेम पीसेज ऑफ कैल्सिडोनियन फोल्ड माउंटेन है। इसका मतलब क्या है कि एक टाइम पर यहाँ पर जो टेक्टोनिक जो डेवलपमेंट हुई वो सेम थी, लेकिन बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट मूवमेंट जब अलग हुई तो लेकिन तब भी हमें प्रेजेंस सेम चीज के दोनों जगह पर देखने को मिलते हैं। अगर दोनों को रीअसेंबल कर दिया जाए जैसे कि दिखाया भी गया है, तो एग्जैक्टली वो बेल्ट जो है दोबारा से लीनियर फॉर्मेशन में आ जाएंगी, यानी वो इकट्ठी हो जाएंगी। इसके अलावा ग्लेशियल डिपॉजिट्स, उसे हम नीचे करो, ग्लेशियल डिपॉजिट्स, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, वहां पर हमें ग्लेशियल डिपॉजिट्स, अब ग्लेशियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं जो ग्लेशियर होता है उसके जो मोरेन्स हो गए, उसके अंदर मोरेन के भी टाइप होते हैं, लेटरल मोरेन, इसके बाद टिल्ट हो गए, जो है ड्रमलिन्स हो गए, एस्कर्स हो गए, जिनके बारे में हमने काफी चर्चा भी की। तो ये सारी चीजें भी आपको सेम मिलती हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर। जब आप बात करते हैं एंटार्क्टिका और ग्लोबल साउथ की, अगर हम बात करें आज के कॉन्टेक्स्ट में, एंटार्क्टिका आ गया, अफ्रीका आ गया, साउथ अमेरिका, तो आपको एग्जैक्ट सेम 300 मिलियन साल पहले जो ग्लेशियल डिपॉजिट हुआ था ड्यूरिंग परमो कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन, आपको हर जगह उस चीज का प्रेजेंस देखने को मिलता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि इफ द कॉन्टिनेंट्स हैव नॉट मूव, यदि ये कॉन्टिनेंट्स आपस में टूटे ना होते, ड्रिफ्ट का एक्शन ना हुआ होता, देन ए आइस शीट एक्सटेंडेड, देन आप कहाँ ले गए उसे?
देन द आइस शीट एक्सटेंडेड फ्रॉम साउथ पोल टू द इक्वेटर एट दिस टाइम, यानी अगर इन कॉन्टिनेंट्स का डिसइंटीग्रेशन ना होता, इस पेंजिया का डिसइंटीग्रेशन ना होता, तो साउथ पोल से लेकर के इक्वेटर तक पर आपकी जो है आइस शीट की लेयर बन जाती, जो कि परमो कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन टाइम पीरियड के टाइम पर हमने देखने को मिली। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रकृति ने किया वो अच्छा किया। सो इफ द कॉन्टिनेंट्स आर रीअसेंबल्ड नियर द साउथ पोल, तो हम आज के टाइम पर एग्जैक्ट सेम फॉर्म ऑफ परमो कार्बोनिफोरस आइस शीट को एज्यूम भी कर सकते हैं। इवन ये थ्योरी ये भी प्रूव करती है कि अगर दोबारा से वो कॉन्टिनेंट वापस जोड़ दिए जाएं, मिला दिए जाएं आपस में, तो एंटार्क्टिका की जो जो आइस हम बोल सकते हैं ग्लेशिएटेड जो प्रॉपर्टी है, वो कहीं ना कहीं दोबारा से उतनी एक्सटेंसिव फॉर्म में आ जाएगी कि जितने भी कॉन्टिनेंट उसकी प्रॉक्सिमिटी में होंगे, उन सब के अंदर सेम काइंड ऑफ एज आ जाएगी, एंड दैट विल बी परमो कार्बोनिफोरस आइस शीट एज। इसके अलावा फोसिल एविडेंसेस, जब हम बात करते हैं डायनासोर्स की, जब हम बात करते हैं अलग अलग जो डेनिसोवन जैसे जो अर्ली ह्यूमन स्पीशीज हुई हैं, तो उनसे हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जो आज के टाइम पर हैं, हर जगह में सेम काइंड ऑफ चीजें देखने को मिलती है, अलग अलग फोसिल्स मिलते हैं, ह्यूमंस के फोसिल्स मिलते हैं, एनिमल्स के फोसिल्स मिलते हैं, फ्लोरा फोना के मिलते हैं, तो वो भी इस चीज को प्रूव करते हैं कि हाँ, एक टाइम पर ये सारी चीजें, ये सारे कॉन्टिनेंट एक ही जगह पर थे। तो हमने देखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, हमने देखा जिग्सो फिट, हमने देखा जियोलॉजिकल फिट, हमने देखा ग्लेशियल फिट, और अब हम बात कर रहे हैं जो है इन द लास्ट पार्ट इज दी स्पीशीज, फोसिल शिप, फोसिल। तो 5 तरीके की जो थ्योरी है, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सब्सटेंसिव बनाती है, वो उसको प्रूव करते कि हाँ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, पोलिंग फ्लिंग फोर्स के कारण हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि इक्वेटर पे पल्ज है अर्थ, उसके कारण रोटेशन होती है, तो रोटेशन होने पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होता है, इसकी वजह से हीट जनरेट हुई, इससे फोर्स जनरेट हुई, जिसने कॉन्टिनेंट को आपस में तोड़ा तोड़ा तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने उसे बताया। प्रूव करने के लिए 5 चीजों का सहारा दिया। पहला दिया आपका जो है जब हम बात करते हैं नीचे से, फोसिल, जिग्सो, ग्लेशियल और आपका कॉन्टिनेंटल फिट। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म क्या है। तो क्रिटिसिज्म तो ये है कि पहला, ये थ्योरी सिर्फ कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात करती है, ये ओशियानिक प्लेट की बात ही नहीं करती, जिसके हमने अंदर अब देखा पेंथालाजा, उसके बारे में भी हम आएंगे। तो ओशियन की कॉन्टिनेंट प्लेट के बारे में बात नहीं करती है। दूसरा, जो वैगनर जी थे, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया कि ड्रिफ्ट जो है वो मीजोजोइक एरा में ही क्यों हुआ, उससे पहले और उसके बाद क्यों नहीं हुआ। तीसरी जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो भी हम ये अजम्पशन दे रहे हैं जिग्सोफिट का, फोसिल का, ये तो हमारी एजम्पशंस हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है कि वास्तव में ऐसा हुआ। क्या पता कि हर जगह नेचर जो है उसने हर जगह ग्लेशियल टिल भी वैसा ही दे दिया, फोसिल भी वैसे ही दे दिए, तो ऐसा भी हो सकता है। और फोर्सेस लाइक बायोन्सी एंड टाइडल करंट्स एंड ग्रेविटी आर टू वीक टू एबल टू मूव कॉन्टिनेंट। लेकिन हम कहेंगे कि nonetheless we understand all these criticism, but nonetheless we have to accomplish the forces and the theory behind the continental shift which is given by प्रोफेसर वैगनर, जिसका कहीं ना कहीं ज्योग्राफिस्ट आज के टाइम पे भी थ्योरी को मानते हैं, और इससे बहुत हेल्प ली जाती है आज के टाइम पे भी जब टेक्टोनिक मूवमेंट की हम बात करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ग्रैंड डांस ऑफ कॉन्टिनेंट। तो अब हम देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बताती है कि किस तरीके से प्लेट अगर आपस में कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी, क्या होगा, कैसे वो हो रहा है, बीनीथ द सरफेस क्या मूवमेंट चल रही है जिसकी वजह से शिफ्ट हो रही है। तो प्लीज आप थोड़ा दिखाइए इसको, इमेज को थोड़ा नीचे करिए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो 3 तरीके की हमारे यहाँ बाउंड्रीज होती हैं। पहली होती है डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट का सिंपल सा मतलब है जहां पर 2 प्लेट्स आपस से डिटैच हो गई, आपस से दूरी पर चले गई, उसका मतलब डाइवर्ज हो गई। दूसरा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट आपस से टकराई और मिल गई, एग्जाम्पल हिमालय,
डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल आप कहाँ लेंगे अगर इंडिया की बात करें तो राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स कहां पर? बिहार वेस्ट बंगाल रीजन, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दिया पूरे इंडिया से। तो वो हुआ एग्जाम्पल डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, अब ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री जो है वो कहां पर हुई? तो आई थिंक ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का जो एग्जाम्पल है वो हमें देखने को मिलता है आई थिंक इन विंध्यन माउंटेन रेंजेस। हम बोल सकते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म का एग्जाम्पल हो सकता है। प्लीज रेक्टिफाई इफ आई एम स्पीकिंग रॉन्ग। इसके बाद क्या प्रोसेस है, कैसे होता है? तो हम देखते हैं कि द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड एज कोर। कोर लिक्विड फॉर्म होता है, उसके ऊपर होता है आउटर कोर, आउटर कोर के प्रवेश ऊपर यहाँ होता पे है। यहाँ मैं बस ऐड करूंगी, जो अभी हम ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की बात कर रहे थे, तो एग्जांपल इज वेस्टर्ली साइड ऑफ जो इंडियन प्लेट है इज अ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विद द अरेबियन प्लेट, तो इसको ओवन फ्रैक्चर जोन भी बोलते हैं। थैंक यू मानसी। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट होती है और क्या फैक्टर्स है बिहाइंड। तो हमने देखा कोर, कोर के ऊपर मेंटल, मेंटल के ऊपर क्रस्ट। इसके बाद जब हम बात करते हैं मेंटल, तो मेंटल का अपर पार्ट और क्रस्ट का पार्ट, इन दोनों को जो मिक्सचर होता है इस लेयर को बोला जाता है एस्थेनोस्फेयर। तो एस्थेनोस्फेयर जो रीजन है वहां से जब इग्नियस मैटर जो कोर से मेंटल से आ रहा है, जब वो ऊपर आ रहा है, तो एस्थेनोस्फेयर लेयर के अंदर सबसे ज्यादा जो है मूवमेंट या फिर हम बोल सकते हैं एक्टिविटीज देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं वोल्केनिक एक्टिविटीज, तो लावा आता है इग्नियस फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, और वो जो है आपके सरफेस के ऊपर, आपके क्रस्ट के ऊपर हमें देखने को मिलता है, जिसके बाद वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। सेल्डेरा से लेके, शील्ड से लेके कंपोजिट वोल्केनो तक जो है वोल्केनोज बनते हैं, जिनका हमने बात भी की। और बसाल्ट रॉक्स, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिज्म, उसकी भी बात हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं। वो सारा जो है एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस से होता है। तो इसके अलावा यहीं पर रुकिए आप। इसके अलावा क्या, इमेज पर, यस। तो इसके अलावा क्या होता है कि एस्थेनोस्फेयर से जब ये मेंटल ऊपर आ रहा होता है तो ये अलग अलग जो है यहीं पर जो प्लेट जो है आपस में मूव करती है। जब इतना ज्यादा ये प्लेट के नीचे लिक्विड फॉर्म में मेंटल जो है मूव कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसको फोर्स क्रिएट करता है, टाइडल के अलावा भी, पोलर फीलिंग फोर्स के अलावा भी। तो ये जो जियोथर्मल रेडिएंट फोर्स हुई, ये जो हॉट मोल्टन मैग्मा की जो फोर्स हुई, ये प्लेट को मूवमेंट एक्टिवेट करती है, उनकी मूवमेंट को, जिसके कारण जब वो कन्वर्ज होते हैं, तो हम राइट हैंड साइड पे पिक्चर के देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। राइट हैंड साइड के ऊपर जो है आपकी कन्वर्ज हो गई, एक प्लेट बाउंड्री थी, एक प्लेट थी, वो प्लेट वाली जो बाउंड्री है वो एक वाली से नीचे चली गई और दूसरी आपकी ऊपर आ गई, यानी कन्वर्ज हो गई, एक के नीचे एक दब गई। ये हो गई आपकी कन्वर्ज। तो दूसरा इसका एग्जांपल डाइवर्ज के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। वोल्केनिक इरप्शन इतना ज्यादा हो रहा है कि जो प्लेट है वो प्लेट ही आपस में टूट गई, और जब टूट गई तो प्लेट डाइवर्ज हुई एक दूसरे से, बीच में जो है एक इग्नियस फॉर्म का रिज क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से एक कॉन्टिनेंट आपका दूसरा हो गया, एक कॉन्टिनेंट आपका दूसरा हो गया, या फिर एक लैंडफॉर्म आपका इधर रह गया, एक लैंडफॉर्म उधर हो गया। ये पहला एग्जांपल आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। और तीसरा तीसरा हम देख सकते हैं इन द राइट हैंड कॉर्नर, वेयर जो आपका स्लाइडिंग हो रही है, यानी एक प्लेट बाउंड्री ना तो नीचे जा रही है ना दूर जा रही है, लेकिन रगड़ खा के हम बोल सकते हैं वो स्लाइड कर जा रही है, एक आगे हो जा रही है, एक पीछे हो जा रही है, एक ऊपर हो जा रही है, एक साइड में हो जा रही है। यानी कन्वर्जेंट के अंदर एक जो है वो नीचे गई, एक ऊपर आ गई, सब सरफेस पे आ गई। डाइवर्जेंट के अंदर दोनों अलग हो गई, और ट्रांसफॉर्म के अंदर स्लाइड खाकर दोनों एग्जिस्ट कर रही है, यानी दोनों है लेकिन स्लाइड खाकर आगे पीछे हो गई है। तो इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। हमने बताया क्यों होती है, क्योंकि एस्थेनोस्फेयर के अंदर जो हॉट मोल्टन मैग्मा होता है वो जियोथर्मल ग्रेडियंट फोर्स को क्रिएट करता है। ऊपर जो पूरी अर्थ है वो जब रोटेट कर रही है, बल्ज भी है इक्वेटर पर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है, पोलर फ्लिंग फोर्स क्रिएट होती है, टाइडल फोर्स क्रिएट होती है, जिसकी वजह से कलेक्टिवली 3 या 4 जो फोर्स है ये प्लेट बाउंड्री, जो प्लेट मूवमेंट है उसको एक्टिवेट करती है, और हम अलग अलग फॉर्म ऑफ लैंडफॉर्म्स देखते हैं। इसके अलावा आप नीचे चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि
ये थ्योरी है, इसकी हेल्प कहाँ कहाँ पर है? तो पहला, कॉन्टिनेंट कैसे बने ये बता देती है। हमने देखा कि अलग अलग हुए तो डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल ले लिया, मिक्स हो गए हिमालय आ गया तो कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल ले लिया। अभी हमने वेस्टर्न इंडिया की बात की, वेस्टर्न रीजन अरेबियन सी वाला, तो वो ट्रांसफॉर्म का एग्जाम्पल आ गया। तो कॉन्टिनेंट अलग अलग तरीके से किस तरीके से बने वो बता दिया। दूसरा, ओशन बेसिन, कि ओशन भी, ओशियानिक प्लेट भी किस तरीके से कॉन्टिनेंटल प्लेट से इंटरेक्ट हुई। कहीं पर हम देखते हैं कि कई कॉन्टिनेंट जो होते हैं ओशन के नीचे चले जाते हैं, कहीं पर हम देखते हैं कि कहीं पर ओशन जो है वो सबडक्शन जोन के अंदर चले जाते हैं। तो वहां पर भी जो प्लेट मूवमेंट है उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है कि ओशन बेसिन कैसे क्रिएट हुआ। सबमर्ज हो गया ओशियन, डाइवर्ज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। माउंटेन्स हमने देखा, एल्प माउंटेन, एंडीज माउंटेन, रॉकी माउंटेन, अल्टाई माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स, इन सारी चीजों का भी पता हमें जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से पता लग जाता है। और इसके बाद अर्थक्वेक, जिसके हमने अंदर देखा कि पूरी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट का जो सार है, जो बेसिस है, वो है ही वोल्केनिक एक्टिविटी। क्योंकि जो हॉट मोल्टन मैग्मा इरप्ट हो रहा है नीचे आपके कोर और मैग्मा लेयर से, जब वो इग्नियस फॉर्म में ऊपर आता है तो वही इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं जो है एक्टिवेट करता है। और जब हम बात करते हैं ओशियानिक प्लेट के अंदर, तो तब भी हम देखते हैं कि ओशियानिक जो वोल्केनिक माउंटेन्स होती हैं, जिनसे राइज क्या होते हैं, अटोल, जिनसे अटोल तो नहीं बोलना चाहिए, सी स्टैक, जिसकी हमने पीछे बात भी की थी, सी स्टैक, मिनी माउंटेन्स, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स जो है उसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से ही है, कि जब हॉट मोल्टन मैग्मा इरप्ट होता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में इतने हाई फ्रीक्वेंट लेवल पर, तो कहीं ना कहीं वो मोल्टन मैग्मा डाइवर्ज करता चला जाता है ओशियानिक प्लेट को भी, जिसकी वजह से नए नए ओशन जो है उनका फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्थ का लिथोस्फेयर, तो बहुत बड़ा है, अलग अलग प्लेट्स हैं, जिसके अंदर हमने बात अभी की, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट प्लेट, अलग अलग प्लेट। तो एस्थीनोस्फेयर के ऊपर ये टिका होता है। आप थोड़ा ऊपर आइए। यस, तो प्लेट टेक्टोनिक हमने देखा कि अर्थ की मूवमेंट से इंपैक्टेड होती है और उसके बेस पर उसका काम होता है। इन डिटेल हम बात कर चुके हैं। हाउ डज दिस कन्वेक्शन करंट वर्क? अब कन्वेक्शन करंट क्या होता है? कन्वेक्शन करंट तब जनरेट होता है जब एक हीट बिलो द सरफेस जनरेट हो रही है, यानी जब वर्टिकल मूवमेंट ऑफ हीट आता है उसको बोला जाता है कन्वेक्शन करंट। जब हम बात करते हैं साइक्लोन फॉर्मेशन की, इवन जब हम बात करते हैं जो है मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो उस सारी चीजों के अंदर जो फिनोमिनन है वो कन्वेक्शन करंट है। हीट जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर के अंदर जाएगी। हाई प्रेशर ठंडा इलाका, लो प्रेशर गर्म इलाका। तो इंटेंस हीट फ्रॉम द कोर वार्म्स द लोअर मेंटल व्हिच मेक्स इट लेस डेंस देन द कूलर मेंटल अबव। यानी जो आपका लोअर मेंटल है वो बहुत ज्यादा हीटेड रीजन होता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म ऑफ आपका मैग्मा वहां पर होता है, विच मेक्स इट लेस डेंसर। तो हमने देखा कि जो ठंडी चीजें होती हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिकल लेवल पर समझे, तो जो जो ठंडी चीजें होती हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है बकायदा जो गर्म चीजें होती हैं। तो जब लोअर मेंटल जो कि हायर फॉर्म ऑफ वार्म रीजन है उसकी डेंसिटी कम, और जो अपर मेंटल है उसकी डेंसिटी ज्यादा, तो कन्वेक्शन करंट इस चीज को इंश्योर करता है। दूसरा, ये जो डेंसिटी का डिफरेंस आया, इसी की वजह से करंट जो है वो सरफेस की तरफ बढ़ते हैं। जब हम बात कर रहे थे अर्थक्वेक की भी, तो वहां पर भी ऐसा ही हो रहा था। पी वेव, सरफेस वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, तो वो कैसे काम करती है? वर्टिकल शियर फोर्स, कन्वेक्शन फोर्स। इसके अलावा राइजिंग मटेरियल, जब ये कन्वेक्टिव करंट, जब ये हीट जो है हायर प्रेशर से लो प्रेशर पे जा रही है, तो जो मटेरियल है उसको भी साथ लेकर जा रही है। तो हॉट मटेरियल, हॉट मैग्मा इज राइजिंग अपर इन द फॉर्म ऑफ अपर मेंटल, और तब जाके जब उसकी हीट जो है उसकी डेंसिटी कम हो ज्यादा होती है, हीट कम हो जाती है, तो वो और ज्यादा डेंसर हो जाता है, जिसकी हमने अभी बात की। ज्यादा गर्म तो कम डेंसर, ज्यादा ठंडा तो ज्यादा डेंसर। और हैवियर मटेरियल्स नीचे जो है वो डेंसिटी उनकी भारी होती है, तो वो वहीं पे जो है डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये पूरी जो कन्वेक्शन साइकिल की, जो पूरी कन्वेक्शन करंट की जो साइकिल है, उसका लेना देना सिर्फ इतना ही है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में वर्टिकल शेयर फोर्स के कारण मूवमेंट होती है मैग्मा की, मोल्टन मैग्मा की, जो कि लोअर मेंटल से चलता हुआ अपर मेंटल आता है, एस्थिनोस्फेयर में आता है, और फिर वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है ऑन द सर्फेस ऑफ द लैंड।
तो आज के लिए हम यहीं पर अपना विराम लेते हैं और कल हम शुरू करेंगे टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री से। तो धन्यवाद और देखते रहिए आंसर कार्य।